नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक संगठन और प्रशासन, जो आपका पेपर है फॉर सेम का। उसमें हम लोग पढ़ा जाएगा कक्षा कक्ष प्रबंध एवं उसके उद्देश्य। जैसा कि एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो होता है कि वो अपने कक्ष को किस प्रकार से प्रबंध करे, यानी हम लोग बोलें उस क्लास का एक मालिकाना हक का तात्पर्य ये नहीं कि बच्चे हमारे हैं उसको किसी भी तरह से पीटना डांटना, इस तरह की बातें नहीं। सकारात्मक रूप में, यानी एक हम टीचर हैं, हम सृजनशील अपने आप में हमें लाना होगा, सृजनशीलता लाना होगा। तो एक कक्षा कक्ष को कैसे हम लोग प्रबंध किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए कि जिससे स्टूडेंट को सीखने में और हमें सिखाने में आसानी हो। यानी आसानी का तात्पर्य ये कि हम अपने कर्तव्य से हमें नहीं बचना है, हमें इस प्रकार का कार्य करना है जिससे स्टूडेंट अधिक चीज़ें सीख सके और उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस न हो। इसके लिए हम शिक्षक को अपने कक्ष का एक प्रबंध, यानी उसमें किस तरह की हमें टीएलएम की, किस तरह के स्टूडेंट को बैठाने की व्यवस्था, एक हमारी पूरी स्ट्रेटजी उसमें दिखनी चाहिए। और कक्षा कक्ष प्रबंध का मतलब एक क्लास टीचर तक ही सीमित नहीं है, यानी जिस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी किसी भी क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारा क्या, हम अपना उत्तरदायित्व तो यही समझते हैं कि उस क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं जिससे अधिक से अधिक बच्चे उन चीज़ों को सीख सकें। यानी हमारा इस तरह से प्लानिंग होना चाहिए कि किस प्रकार से हम क्लास को अपने मैनेज करें। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई टीचर आते ही बच्चे खिलखिला के हंसने लगते हैं, या आज हम लोग को कुछ और सीखने में आएगा, ये वाले टीचर आए हैं। तो यानी उनका एक अच्छा प्लानिंग होता है, प्लानिंग यानी बहुत अच्छी एक प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं जिससे बच्चे उनके प्रति सकारात्मक उनका रुख होता है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आते हैं सीधा टॉपिक को शुरू किए और लास्ट एंड कर दिए, यानी कोई बच्चों का इंटरेस्ट उसमें नहीं बन पाया। यानी हमारा कह सकते हैं कि एक हमारा जो कक्षा कक्ष प्रबंध है उस हिसाब से हमने नहीं कर पाया। तो यानी सभी शिक्षक को ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से कक्षा कक्ष प्रबंध किया जाए। इसके लिए हम सभी, आइए, एक पीडीएफ है आपका जो एससीईआरटी का बुक है, उसी से हमने लिया हुआ है। उस पीडीएफ के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करें कि किस प्रकार से कक्षा कक्ष प्रबंध किया जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बेहतर समझ में आएगा। उस बिंदुओं को लेकर के मैं समझाने का प्रयास अपने तरफ से करूंगा। ठीक है, आइए हम लोग देखें कक्षा कक्ष प्रबंध के उद्देश्य। कक्षा कक्ष प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देखा जाए हम लोग। कक्षा कक्ष प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों लाभान्वित हो सके। कक्षा कक्ष प्रबंध का उद्देश्य क्या, उपलब्ध भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन का तात्पर्य यानी जो विद्यालय में आपके पास भौतिक संसाधन है, यानी विद्यालय का आपके क्लास का रूम है, बेंच है, चेयर है, टेबल है, इसके बाद श्यामपट्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, यानी मानवीय संसाधन, यानी आप भी मानवीय संसाधन में आएंगे। जो भी विद्यालय में इस तरह के मानवीय, यानी रसोइया हो गई, स्टूडेंट हो गए, प्रिंसिपल हो गया, या जो भी है, इन सभी के यानी कैसे हम लोग प्रयोग किया जाए, इन मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना तो शिक्षक विद्यार्थी दोनों लाभान्वित हों, यानी स्टूडेंट और टीचर, उससे दोनों का लाभ होगा। यानी हमारा कर्तव्य क्या है, आपको अच्छे से सिखाना, और स्टूडेंट किस लिए आता है कि हम अच्छे से सीख लें, यानी हम दोनों लाभान्वित हों, ऐसा हमारा एक प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो है कक्षा कक्ष प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सके। यानी कक्षा कक्ष प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य क्या, कक्षा कक्ष के संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना है। यानी हम लोग अक्सर ये हमने सुना है कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, इसके संसाधन नहीं है तो हम कैसे कर पाएँ, लेकिन हमें उसी संसाधनों में और बेहतर करना है। देखते हैं हम कोई टीचर आता है तो हम घबरा जाते हैं, कोई टीचर आता है तो हम खुशी से उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो उसी संसाधनों में वो अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करता है। तो यानी हम लोगों को जो संसाधन है उस
संसाधन का एक सुविधा संपन्न बनाना है, यानी प्रयास करना है कि और उसमें कुछ नया हम लोग जोड़ें। जैसे आपका क्लास है, आप अपने क्लास में डेकोरेशन खुद से करा सकते हो अपने स्टूडेंट से। आपके स्टूडेंट के पास बहुत से हुनर्स हैं, उनको आप बाहर लाओ। बहुत से क्रिएटिव चीज़ें हैं, उसको आप बाहर लाओ। यानी उसके लिए आप वो सुविधा संपन्न बनाना जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सके। यानी क्लास में बहुत सी इस तरह से मैप है, चार्ट है, इस तरह से बनाना, इस तरह की चीज़ों को अपनाना। तो इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो कक्षा कक्ष प्रबंध का उद्देश्य है उसको पाया जा सकता है। थर्ड जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, अक्सर हम लोग जैसे नहीं होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो एक जटिल नहीं, हमारा उसमें आसानी, यानी हम लोग ऐसे मेथड का क्यों ना उपयोग करें जो बच्चों को आसानी से समझ में आए, साथ में हम टीचर्स को उसको कराने में भी आसानी हो। कभी कभी हम लोग कोई ऐसे मेथड को अपना लेते हैं और क्लास के स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं। यानी क्लास का हमारा बनावट कैसे, यानी हमें उन बच्चों को उस हिसाब से बैठाना है, फिर उस मेथड को अपनाएं, तभी हमारा वो जो प्रक्रिया है सरल हो सकता है और प्रभावशाली हो सकता है, और इससे छात्रों का जो अधिगम स्तर है वो काफ़ी उच्च होगा। यानी उनका जो लर्निंग लेवल है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए कुछ बिंदु दिया है, यानी कक्षा कक्ष प्रबंध कैसे किया जाए। ये तो उद्देश्य था, इसमें हम लोग देखें कैसे। यानी कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए इससे संबंधित तथ्यों का प्रबंधन परम आवश्यक है। क्या क्या तथ्य हैं कक्षा कक्ष प्रबंध के, कुछ निम्नवत हैं बिंदु हैं, इनको देखा जाए। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में लचीलापन हो जिससे समयानुसार समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य या जोड़े में कार्य हेतु व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सके। यानी कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था, यानी इस तरह से बैठने की व्यवस्था हो। ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल, हम फला के साथ बैठ रहे तो उसी के साथ बैठना है। इस अगर रोल नंबर 1 है तो इसके बाद 2 ही बैठेगा, ये नहीं कि 4 बैठ गया 99 बैठ गया, ऐसा नहीं। यानी हमें इस तरह का लचीलापन उसमें लाना है कि ये यानी 1 से 2 और 3 से 4 इस तरह का सिस्टम नहीं, कहीं भी कोई भी स्टूडेंट बैठ ले। और कोशिश ये करना है कि समय अनुसार समूह कार्य, यानी हम लोग जैसा कि आपके यहाँ FG बना हुआ है फंक्शन ग्रुप, यानी एक समूह में कार्य करने का मजा ही कुछ और है। यानी जैसे आपको जब TLM का वर्क दिया जाता है कि इस समूह में मिलकर आपको कार्य करना है, तो आप आसानी से कर लेते हो कि सभी लोग मिलकर उसको आसानी से कर ले जाते हो, है ना। और व्यक्तिगत कार्य या जोड़े में कार्य हेतु व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सके, और समूह के साथ कुछ व्यक्तिगत कार्य और जोड़े में कार्य हेतु व्यवस्था में परिवर्तन, यानी इन सब में लचीलापन होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि 1 to 10 और 1 to 5 या 1 to 6 इसी तरह के बच्चे एक समूह में कार्य करेंगे। इस तरह से हार्ड एंड फास्ट, उसमें लचीलापन होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से उस कार्य को कर पाएंगे। कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि छात्र सरलता से श्यामपट्ट एवं अन्य सामग्री का अवलोकन कर सके। यानी कक्षा की हम लोग बात करें, क्लास हमारा कैसा हो जिसमें लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसा ना कि पीछे वाला बच्चा बैठे और ब्लैक बोर्ड पे दिख ही नहीं रहा है, यानी इतनी लाइटिंग की कमी है। तो यानी लाइटिंग हमारे पास पर्याप्त चाहिए, यानी उस, और छात्र सरलता से श्यामपट्ट पर अन्य सामग्री का अवलोकन कर सके। यानी जो भी हमारा टीचिंग मटेरियल है या श्यामपट्ट है उसको आसानी से स्टूडेंट देख सकें। यानी एक हम कह सकते हैं कि जैसे आप थिएटर में जाते हो तो सीढ़ियाँ ऐसी बनी होती हैं, यानी सबसे आगे वाली सीट नीचे, उससे थोड़ा ऊपर, उससे थोड़ा ऊपर, यानी इस तरह का अगर क्लास का स्ट्रक्चर हो तो बहुत बेहतर है, जिससे सभी स्टूडेंट्स आसानी से ब्लैक बोर्ड पे तक पहुंच पाएंगे। यानी इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। इसके लिए कक्षा कक्ष में खिड़की एवं दरवाज़ों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। यानी जो आपका क्लास है उसमें दरवाजे और खिड़कियां पर्याप्त होनी चाहिए। वैसे भी बहुत से हम लोग बात कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है, या क्लास मैनेजमेंट में आप लोगों को देखने में भी आएगा क्लास का स्ट्रक्चर कैसे। किसी भी क्लास में 2 दरवाजे हों, 4 खिड़कियां हों, छत की ऊंचाई लगभग 12 फीट हो, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर होना जरूरी है जिससे हवा का आदान प्रदान या उजाले का भी समस्या नहीं होता है। ठीक है, आए हम लोग देखें नेक्स्ट बिंदु,
कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्रियों या इस प्रकार की रखी जाए कि बच्चे उनको आसानी से देख सकें और उनका प्रयोग कर सकें। यानी कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ऐसा नहीं कि हमने लाया और उसको टेबल पे हमने अपने रख दिया, तो कहाँ आप सभी देख पाओगे। यानी आप कभी भी टीचिंग करो तो उनको एक हैंग करने की, यानी आपके यहाँ जो क्लास है उस क्लास के ब्लैक बोर्ड के बगल में इतना स्पेस होना चाहिए कि वहाँ पे हम उसको हैंग कर सकें और सभी उसको देख सकें। यानी फर्स्ट बेंच से लेके और लास्ट बेंच तक उसकी अच्छी पहुँच हो, ठीक है, यानी वहाँ तक वो दिखे और बच्चे उसको समझ सकें, तभी उसका हम उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाया जाएगा। ठीक है। छात्रों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित हों, यानी छात्रों द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित, यानी जो छात्र जैसा कार्य कर रहा है उसके लिए स्थान निर्धारित किया जाए। ऐसा नहीं, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी स्टूडेंट को, अगर सपोज कर लो आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है और मैं प्रेशराइज करके आपको क्रिकेट खिलाऊं तो बहुत अच्छा आप नहीं खेल पाओगे, आप में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, वो उन चीज़ों का पता नहीं है। यानी जिसका जो स्किल है उसको हमें बाहर लाना है, उसके लिए प्रदर्शन के लिए उसको हमको अवसर देना है, उन कार्यों के लिए हमें उसे मौका देना है, जितना मौका देंगे उतना ही अच्छा वो कर पाएगा। और उसके लिए हमने स्थान निर्धारित करें, यानी कोई बहुत अच्छा गा सकता है तो कोई बहुत अच्छा निबंध लिख सकता है, बहुत अच्छा कोई वक्ता बन सकता है, यानी इस तरह का कोई स्टूडेंट, तो सबके लिए एक स्थान हम निर्धारित करें। एक आदर्श कक्षा कक्ष में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी छात्र अनुशासन में रहें। देखिए, आदर्श कक्षा में यानी सबसे पहले हम शिक्षक हैं, तो सबसे पहले हमें अनुशासित रहना है। यदि हम अगर अनुशासित हैं, अपने आप हमारे बच्चे अनुशासन में आ जाएंगे, यानी स्व अनुशासन की हमें बात करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के कक्षा में अनुशासन हम तभी रख पाएंगे जब हम अनुशासित हों, टाइम पे जाएं, टाइम पे पढ़ाएं, यानी बच्चे जैसे सीखना चाहते हैं वैसे सिखाएं, तो वो बेहतर हमारा होगा शिक्षा व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट जो है, कक्षा का परिवेश स्वच्छ एवं अधिगम हेतु सुविधाजनक हो, यानी जिस क्लास में आप बैठते हो उसकी तो सफाई आपको रखनी है और इस हिसाब का उसका सफाई रखना है कि जिससे हम लोग अधिगम यानी हम अच्छे से सीख सकें। यानी ये नहीं कि टेबल गंदा है, ब्लैक बोर्ड गंदा है, ब्लैक बोर्ड नीचे है, ब्लैक बोर्ड ऊपर है, यानी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, यानी सारा कुछ आपका सिस्टमेटिक हो और सफाई भी पर्याप्त हो। ठीक है। प्रत्येक कक्षा कक्ष की दीवारों का रंग हल्का हो, यानी अक्सर जैसे हम लोग ये मानते हैं, साइकोलॉजिकल ये माना जाता है कि यदि दीवारों का रंग बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो यानी जब भी हम लोग कोई गाढ़ा कलर देखते होंगे तो हमारा कुछ टाइम के बाद मन भर जाता होगा। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा, हमें लगता है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको देने की आवश्यकता है। तो यानी कलर ऐसा हो जो हल्का, यानी हमारा मन न भरे, लगे ना कि एक फिक्स हम कमरे में बंद है, इस तरह का माहौल है, यानी बहुत गाढ़ा कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, दीवार पर सूचनाएं, समाचार पत्रों का कटिंग, चार्ट, लेखन, मानचित्र आदि लगाने के लिए फ्लैनल बोर्ड होने चाहिए। यानी जो दीवार है उस पर सूचना, समाचार पत्रों का कटिंग, यानी समाचार पत्र यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको लगाने का हमारे पास स्पेस होना चाहिए। चार्ट, लेखन, मानचित्र आदि लगाने के लिए भी फ्लैन बोर्ड यानी इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। सामने की दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर सैंपट होना चाहिए, बिल्कुल, यानी जो आपका ब्लैक बोर्ड है तो इतनी ऊंचाई पे हो कि पीछे वाले बच्चे तो दिख जाए और इतनी भी ऊंचाई ना हो कि सभी शिक्षक उस पर पहुंच ना पाए, टेबल लगा के पढ़ना हो। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैंपट होता है, सैंपट के नीचे का हिस्सा जो होता है उसको ऐसा स्लैब बनाया जाता है, यानी ऊंचा उसको कर दिया जाता है जिससे सभी शिक्षक आसानी से ऊपर तक लिख सकें, जिससे लास्ट के बेंच तक दिख पाए। तो यानी इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए जिससे सभी बच्चों को आसानी से दिख पाए, यानी उसका पर्याप्त ऊंचाई होना चाहिए। कक्षा कक्ष के आदर्श प्रबंधन हेतु उचित शिक्षण विधियों का प्रबंध भी आवश्यक है। यानी कक्षा कक्ष में जब हम अच्छा पढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छा प्रबंधन हेतु बात कर रहे हैं, तो हमारे पास उचित शिक्षण विधियां होनी चाहिए। यानी हम लोग बात करें कि कुछ ही शिक्षण विधियां नहीं, यानी लेक्चर मेथड तक ही नहीं हमें सीमित रहना है। यदि हमें रोल प्ले मेथड से पढ़ाना है या प्ले मेथड से पढ़ाना है या हमें
डिडक्टिव मेथड से पढ़ाना है या इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना है, यानी उन सभी के लिए हमारे पास ऐसे विकल्प या उस तरह के पास हमारे संसाधन होने चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा शिक्षण हो सकता है। कक्षा कक्ष में प्रत्येक छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार समान रूप से दिया जाना चाहिए। यानी जो कक्षा कक्ष है उसमें प्रत्येक छात्र को, ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा स्टूडेंट है इसको हम ज़्यादा मौका दें, इसको ज़्यादा प्रतिभाग का मौका दें, यानी सभी स्टूडेंट को समान अवसर, यानी कहीं पे पार्शियलिटी नहीं। आपने देखा होगा बहुत से शिक्षक जो कि उनको हम लोग शिक्षक की श्रेणी में भी नहीं मानते, जहाँ कास्ट की बात आए, जहाँ धर्म की बात आए, जहाँ मजहब की बात आए, जहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात आए, राज्य की बात आए, वो शिक्षक नहीं है। वो शिक्षक की श्रेणी में, जहाँ तक मैं समझता हूँ शिक्षक की श्रेणी में वो नहीं है। शिक्षक का मतलब ये कि सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए, यानी सबका, यानी अधिगम प्रक्रिया में समान सहभागिता सुनिश्चित करे। उसके लिए वो ऐसा प्लान करे जिससे या कमजोर छात्र है या विशिष्ट छात्र हैं या सामान्य छात्र, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, स्पष्ट है कि कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रक्रिया का स्वरूप व्यापक है। इससे मानवीय एवं भौतिक तत्वों का समन्वय करते हुए प्रबंधन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। उत्तम कक्षा शिक्षण अच्छे कक्षा प्रबंधन का प्रतिफल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लगता है कि ये बिंदु आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू।